नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अब तक यहाँ पर शीला भी उस गांव में पहुंच गई थी और इधर अब अक्षय वर्मा भी यही सोचता है कि हाँ, अब उसे भी अपनी पूरी तैयारी करनी है क्योंकि उसे अगली मॉर्निंग ही वहां पर जाना था। इधर अब तक उन्हें इस बात के बारे में पता चल जाता है कि आयशा मारवा को उन लोगों ने किडनैप कर लिया है। इसलिए इस बात को सुनकर अब शीला कहती है फिर तो हमें बस जल्दी से ही उस वायरस को फैलाने का काम करना चाहिए, क्योंकि उस वायरस को फैलाने के बाद हमें उस गांव में जाना होगा जहां पर वो आयशा है। अरे भाई, हमें भी तो उस किंग के बारे में पूछना है ना, क्योंकि मुझे भी किंग कौन है उसके बारे में जानने की ज़्यादा ही क्यूरियोसिटी है, इसलिए मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ। एक तरफ जहाँ पर ये सब हो रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया दोनों की ही नज़र अभी आयशा मारवा के कमरे पर ही थी, क्योंकि वो दोनों आयशा मारवा के कमरे में जाकर अब तक उस पार्सल को देखना चाहते थे। लेकिन वो दोनों अभी उस कमरे के अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि आयशा मारवा ने कमरे को बंद किया हुआ था। वो दोनों बस अभी उसके खुलने का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अभी यहीं पर एक मौका ही चाहिए था कि वो उनके रूम के अंदर जाकर उस पार्सल को खोल दे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम अब यही थी कि दरवाज़ा तो आयशा ने अंदर से बंद किया था और उन्हें अभी तक कोई सीक्रेट रास्ते का भी यहाँ पर पता नहीं था जिससे कि वो सीधा ही आयशा मारवा के कमरे में जा सके। आलिशा ने किसी को भी इन सीक्रेट रास्तों के बारे में नहीं बताया था जब से ये राजमहल में रिनोवेशन हुआ था इसलिए अब ये दोनों भी नहीं जानते थे। इधर यहाँ पर अभी ये दोनों दोस्त आपस में ही परेशान हो रहे थे क्योंकि उन्हें अभी दरवाजे के खुलने का इंतजार करना पड़ रहा था कि आखिर वो अंदर कैसे जाएं। तो वहीं इधर अपने रूम से अब रिया लतिका से कहती है, लतिका तुम यहीं रुको, मैं बस दादी माँ को लेकर आती हूँ अपने साथ, वो हमारी हेल्प कर देंगी। अब रिया की इस बात को सुनकर अब लतिका भी कहती है ओके, बट जल्दी आना, मुझे तुम्हारी ड्रेसेस भी तो देखनी है ना। अब लतिका की इस बात पर अब रिया कहती है हाँ, बस थोड़ी ही देर में मैं आती हूँ, तब तक तुम इंतज़ार करो। ये कहते हुए ही रिया भी आयशा मारवा के रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अब रिया थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वहाँ उसके दादू और उसके नानू दोनों ही उसकी दादी माँ के रूम के बाहर खड़े होकर जासूसी कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से वो दोनों खड़े हुए थे उससे अब रिया को समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है। इसलिए रिया अब अपने तेज कदमों को उस तरफ बढ़ा देती है और अब वो वहाँ पर पहुँचकर अब अपने दोनों ही हाथों से अपनी कमर पर अपने हाथ रखती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर कहती है आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रिया को उन दोनों ने भी यहाँ पर करण और धनंजय ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर रिया आ सकती है, क्योंकि वो दोनों की नज़र तो अभी भी आयशा मारवा के दरवाजे पर ही थी। लेकिन जब उन्हें रिया की आवाज़ आती तो वो एकदम से पीछे मुड़कर देखते हैं तो दोनों ही अभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि वो अब रिया को क्या ही आवाज़ देते। अब रिया कहती है ये सब क्या चल रहा है, क्या ये अच्छा लगता है ऐसे करना। अब रिया की बात को सुनकर अब वो दोनों ही बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करते हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस तरह से वो अब अपनी इस उम्र में ये सब कर रहे थे उससे रिया क्या सोचेगी। इसलिए रिया के सामने वो दोनों ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील कर रहे थे। कुछ ही देर तक सोचने के बाद अब धनंजय पीरामल की नज़र अब पास में रखे हुए एक फ्लावर वास पर जाती है तो वो बस अब उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं अरे तुम गलत समझ रही हो रिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो बस इस फ्लावर वास को ही देख रहे थे। इन फ्लावर्स को देखो, कितने मुरझा गए हैं ये, और इनमें से तो ताजी महक भी अब नहीं आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि ये खराब हो गए हैं। अब अपने दादू की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है कि
दादू लाइक सीरियसली आप मुझे बच्चा समझकर बुद्धू बना रहे हैं ना। लेकिन मैं अभी इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, क्योंकि आज सुबह ही तो दादी माँ ने इन फ्लावर्स को गार्डन से तोड़कर वो इन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। तो दादू मुझे तो ये कहीं से भी मुरझाए हुए नहीं दिख रहे। इवन मुझे तो इनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और पता है, जब दादी इन्हें तोड़ कर लेके आई थी तो तब मैंने उन्हें देखा था और उन्होंने सीधा उन्हें तोड़ कर लाकर उन्हें इस वास में ही डाला था, और क्योंकि ये उनके फेवरेट फ्लावर जो हैं। अब रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया अब धनंजय पीरामल की तरफ देखते हैं और अब उसे देखकर अपने मन ही मन में कहते हैं, तुझे कोई ढंग का बहाना नहीं मिला था, हाँ? साफ साफ झूठ बोल रहा है। अरे देख, बच्चे ने भी पकड़ लिया, तो किसी दिन खुद भी फंसेगा और साथ के साथ मुझे भी फंसाएगा। अब करण गुलेरिया आंखों ही आंखों में अब गुस्से से धनंजय से ये बातें कर रहे थे। जब करण ने देखा कि अब वो दोनों सच में फंस ही गए हैं, तब अब करण गुलेरिया कुछ देर तक तो सोचते हैं और अब सोचने के बाद अब वो रिया से कहते हैं, बेटा वो हमें देखना है कि आपकी दादी माँ को क्या गिफ्ट मिला है। वो क्या है ना कि मुझे पता है कि मेरी लिटिल एंजल को गिफ्ट को अनपैक करना बहुत ही पसंद है। ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए उस पार्सल को लेकर हम आपके पास ही आ रहे थे ताकि तुम एक और गिफ्ट को और अनपैक कर देती, क्योंकि तुम्हें तो बहुत ही पसंद है ना। अब करण ने ये बात काफ़ी मक्खन लगाते हुए रिया को कही थी, क्योंकि करण गुलेरिया अच्छी तरह से जानते थे कि रिया को गिफ्ट अनपैक करना इतना पसंद है कि वो किसी के लिए भी गिफ्ट आता है तो उसे रिया ही अनपैक करती थी, वही खोलती थी। अब अपने नानू की ये बात सुनते ही रिया अब अपने हाथ की उंगली को अब अपने गाल पर टैप करते हुए कहती है, ओ तो ये बात है ना दादू और नानू, तो आप मुझे सीधा ही बोल देते ना, आप दोनों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं भी तो इसीलिए ही यहाँ पर आई हूँ। वेट, मैं दादी माँ के कमरे को नॉक करती हूँ। ये कहते हुए ही अब रिया अपनी दादी माँ के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर की नॉक के बाद जैसे ही अब दरवाजा खुला तो सामने आयशा मारवा खड़ी थी। आयशा मारवा ने दरवाजे को खोला था, इसलिए उसे देखकर अब रिया कहती है, दादी माँ मेरे साथ चलो ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए इस बात पर। अब आयशा मारवा कहती है, आपको मुझसे क्या दिक्कत है अपनी ड्रेस पर, वो तो मैंने देखी हुई है ना। अब आयशा मारवा की ये बात सुनते ही अब रिया अपने खात को अपने सिर पर मारते हुए कहती है, ओफो दादी माँ, मुझे तो आपसे ये पूछना था कि मैं किस ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आपने मेरी ड्रेसेस, मेरी ज्वेलरी, मेरा सारा सामान देखा हुआ है, लेकिन वही तो मुझे हेल्प चाहिए है ना, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सी ड्रेस के साथ कौन से ज्वेलरी की किस हेयर एसेसरीज को यूज़ करूँ। इसी चीज़ के लिए ही तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए है, क्योंकि यहाँ पर ना तो मम्मा है और अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर लतिका की मोम भी नहीं है। ये कहते हुए ही रिया कुछ सोचने लगती है और अब वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, और वो मैंने भूमिका बुआ को और मासी को दोनों को ही फ़ोन किया था ये पूछने के लिए, लेकिन दोनों ने का ही फ़ोन नहीं लग रहा है। अब रिया की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा को भी रिया पर काफ़ी ही तरस आता है, क्योंकि आयशा मारवा जानती थी कि मोस्टली वो अपनी भूमिका बुआ से हेल्प लिया करती थी फैशन के मामले में, लेकिन आज वो नहीं है। तो अब रिया की इस इनोसेंस सी बातों को सुनकर अब उसे उसके ऊपर तरस आता है और अब आयशा मारवा कहती है, ओके ठीक है, इट्स ओके, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब करण गुलेरिया और धनंजय को देखते हुए कहती है, क्या आप दोनों भी यहीं पर ही रिया के साथ आए हो। अब आयशा की इस बात को सुनकर अब वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं, इसलिए उसकी इस बात पर वो दोनों एक साथ ही, जहाँ पर करण गुलेरिया हाँ कह रहे थे तो वहीं धनंजय पीरामल ना कह रहे थे, क्योंकि दोनों की गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही थी। ये सुनते ही अब रिया कहती है, अरे दादी माँ, इन्हें तो आपके पार्सल को देखना है। अब रिया ने यहाँ पर अपनी दादी माँ से सीधे सीधे ही उनकी प्रॉब्लम को बता दिया था और अब रिया कहती है, और मुझे भी आप प्लीज़ अपने उस पार्सल को अनपैक करने दीजिए ना। रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, ज़रूर, वो बेड पर रखा हुआ है, आप उसे अनपैक कर सकती हैं। अब अपनी दादी की ये बात सुनते ही अब रिया जल्दी से अब अपने कमरे में ना जाकर अभी वो अंदर की तरफ आ जाती हो
और इधर आयशा मारवा भी अब रिया के पीछे पीछे ही आ जाती है और जैसे ही अब वो रिया के पीछे आती है तो करण गुलेरिया और धनंजय अभी वहीं ही अपनी उसी पोजीशन में ही खड़े हुए थे, क्योंकि वो वहीं से भी उस गिफ्ट को देख सकते थे। लेकिन उन दोनों को ऐसे अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ देखकर अब आयशा मारवा उन दोनों से ही कहती है कि आप दोनों भी यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि आप दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तो रिया से भी ज़्यादा बच्चे हैं, क्योंकि रिया से ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मुझे तुम दोनों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। आयशा ने सीधे सीधे ही करण और धनंजय को टोंट कस दिया था, इसलिए आयशा के टोंट को इग्नोर करते हुए धनंजय पीरामल अब अंदर की तरफ आ जाते हैं, तो वहीं करण गुलेरिया अब आयशा मारवा से नजरें छुपा कर अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वो अब इन दोनों के बीच में फंसना नहीं चाहते थे। करण जानते थे कि जो आज वो धनंजय के लिए कर रहे थे वो सच में किसी बचकाने से कम नहीं था। इधर वो जानते थे कि धनंजय और उन्होंने जो किया है वो एथिकली सही भी नहीं था, लेकिन वो भी अब क्या ही करे, क्योंकि अपनी दोस्ती के हाथों करण भी यहाँ पर मजबूर था, इसलिए करण अब आयशा के सामने नजरें नहीं मिला पा रहा था। इधर रिया भी अभी आयशा मारवा के कमरे के बेड पर आकर बैठ जाती है और वो अब उस पार्सल को अनपैक करने लगती है। रिया बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ ये काम कर रही थी। जैसे जैसे ये पार्सल अनपैक हो रहा था, धनंजय पीरामल की धड़कनें तो बढ़ती ही जा रही थी। उनके दिमाग में बस अब यही चल रहा था कि आखिर किसने आयशा के लिए इस पार्सल को भेजा है। जैसे ही रिया ने अब उस पार्सल को खोला तो उसमें एक ब्यूटीफुल सा गाउन था। उसका कलर, उसका डिजाइन बिल्कुल यूनिक था। उस गाउन को देखकर जितना ज्यादा खुश रिया हो रही थी, उतना ही बड़ा शौक यहाँ पर धनंजय पीरामल को लगा था। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो गाउन वो कभी आयशा को उनकी वेडिंग गिफ्ट के लिए उसकी वेडिंग गिफ्ट के लिए देने के लिए सोचा था, वो आज उसके सामने था, क्योंकि ये वही गाउन था जिसके बारे में धनंजय ने उस समय सोचा था। सालों पहले जब आयशा से ये वादा करने के बाद कि वो वापस आकर अपने पापा से आयशा और अपनी शादी की बात करेंगे, उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके पापा कभी भी उसे आयशा के साथ शादी करने के लिए मना नहीं करेंगे और शादी के बाद वेडिंग नाइट पर धनंजय आयशा को इस गाउन में ही देखना चाहते थे, लेकिन वक्त ने उन्हें ये मौका दिया ही नहीं था। धनंजय ने तो इस गाउन के लिए अपनी पूरी ही प्लानिंग भी कर रखी थी। धनंजय पीरामल को वैसे खामोश देखकर अब करण गुलेरिया उनके कंधे पर हाथ रख कर कहते हैं, भाई तू ठीक तो है ना। अब करण के इस बात पर अब धनंजय पीरामल अब अपने दोस्त की तरफ देखकर कहते हैं कि भाई तुझे याद है ये। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया हाँ में अपनी पलकों को झपका देते हैं और अब वो रिया से कहते हैं, बेटा आप अपनी दादी माँ के साथ रहना, हम बस अभी आते हैं। अब अपने नानू की इस बात को सुनकर अब रिया कहती है, ओके नानू। यहाँ इतना कहने के बाद अब करण गुलेरिया धनंजय पीरामल का हाथ पकड़कर अब जल्दी से उस रूम से जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों जब धनंजय पीरामल के रूम में आ जाते हैं तो वहाँ पर करण गुलेरिया जल्दी से अब धनंजय पीरामल के रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और अब वो धनंजय से कहते हैं, भाई सच बता तू ठीक तो है ना, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता हो रही है। अब करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, नहीं भाई मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि ये तो तू भी देख पा रहा है। मैं तुझे अब क्या कहूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी आंखों के सामने मेरा टूटा हुआ सपना एकदम से आ गया, क्योंकि मैं अपने इस लाइफ में जितना अब आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ तो एकदम से मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं कि मैं फिर से अपने पास्ट में चला जाता हूँ। तुझे याद है करण, ये तो मेरा सपना था ना। धनंजय पीरामल को अब वहाँ पर उसी के बेड पर बिठाते हुए अब करण गुलेरिया भी धनंजय के बगल में बैठ जाते हैं और अब उसके बगल में बैठकर करण गुलेरिया अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, तुझे याद है भाई जब तू टूट गया था और मैं तुझे सहारा दे रहा था, उस वक्त मैं खुद नहीं जानता था कि कुछ ही महीनों के बाद मुझे भी उसे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो दुख तूने सहा है अगर देखा जाए तो वो तो मैंने भी सहा है।
ये कहते हुए ही करण गुलेरिया की आंखें भी अब एकदम से ही नम हो गई थी, इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर धनंजय पीरामल के दुख को, दर्द को अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। और अब वो धनंजय पीरामल से कहते हैं कि तूने जब मुझे इस गाउन को दिखाया था ना, और जब तूने मुझसे कहा था कि ये तूने आयशा के लिए लिया है, तो मैंने भी तुमसे कहा था कि सेम इसी ब्रांड का गाउन तू स्वाति के लिए भी ले आना। मैं उसे देना चाहता हूँ। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या तुमने उसे वो गाउन दिया फिर? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, नहीं दे पाया यार, तुमसे मिलने से पहले मैंने सोचा था कि मैं उस गाउन को अनिका को दे दूंगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि उसे स्वाति ही पहने, क्योंकि आज भी वो गाउन ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब कुछ देर तक खामोश हो जाते हैं, और अब उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तू बता, तूने स्वाति को देखा है ना, बताना कैसी लगती है वो अब? इतने साल हो गए, क्या उसके अंदर कोई चेंज आया है? क्या वो दिखने में बिल्कुल वैसी ही है? वो क्या पहले जैसी ही थी, बिल्कुल वैसी ही है क्या, या फिर थोड़ी सी मोटी हो गई है या पतली हुई है? इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि अनिका बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई है, वो बिल्कुल अनिका के जैसी ही है, बस कुछ क्वालिटीज उसके अंदर तुमसे आई है। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं स्वाति से मिलना चाहता हूँ दोस्त। अब अपने इस दोस्त की बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, जरूर, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है करण तुमसे दूर रहने की उसकी कुछ मजबूरियां हैं, और वो खुद भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहती है। इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है उसकी? करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि क्या वाकई में तुम जानना चाहते हो कि उसकी क्या मजबूरी है? सीरियसली करण? अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ मैं अब जानना चाहता हूँ कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, जिसकी वजह से उसे मुझसे दूर होना पड़ा, उसे सबके सामने मरने का नाटक करना पड़ा। अब करण की ये बातें सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, बस यार 24 घंटे का इंतजार करो करण, उसके बाद अगर स्वाति तुम्हारे सामने खुद नहीं आई ना, तो मैं खुद तुम्हें उसके सामने लेकर जाऊंगा, ये मेरा वादा है। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अगर तुमने ये कर दिया ना, तो 24 घंटे के बाद तुम्हें एक ऐसा सच पता चलेगा जो शायद तुम्हारे होश उड़ा देगा, क्योंकि 24 घंटे के बाद जहाँ मुझे स्वाति के बारे में पता चलेगा, तो तुम्हें भी एक ऐसे ही सच के बारे में पता चलेगा। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम किस सच की बात कर रहे हो करण? ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बस तुम भी इतना ही इंतजार और करो। वैसे क्या तुम जानते हो कि स्वाति की क्या मजबूरी थी? अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि उसकी क्या मजबूरी थी। जब स्वाति पेरिस से दिल्ली चली गई थी तुमसे मिलने के लिए, तो उसने तुमसे जो सच कहा था वो एक अधूरा सच था करण, या मैं यूँ कहूँ कि उसे भी तब तक अधूरा सच ही पता चला था। तुमसे मिलने के बाद उसे पूरा सच पता चला था। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या वो सच मेरे पापा मिस्टर देवराज गुलेरिया से जुड़ा हुआ है? अब करण ने जैसे ही यहाँ पर अपने पापा देवराज गुलेरिया का नाम लिया, तो उसकी इस बात को सुनकर तो अब धनंजय पीरामल एकदम से ही शौक हो गया था। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर धनंजय पीरामल को करण की बात से अब 440 वोट का एक झटका लगा हो। वो अब खुद के ही इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हैं, तुम जानते हो इस बात को? अब धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे उनका सच तभी पता चल गया था जब वो राजीव, शीला, दमयंती और उनके पूरे ग्रुप को किंग से बचाने के लिए सामने आए थे। तुम बोल रहे हो कि उस फाइट में किंग का साथ सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी दिया था। अरे पूरी दुनिया को लगा था कि मैं स्वाति के जाने से टूट गया था। हाँ ये सच है कि मैं टूट गया था। मैं उसके दिए हुए धोखे से सच में मेरा दिल बहुत टूटा था। मुझे बहुत तकलीफ भी हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त मैं पूरी तरह से तब टूटा था तब टूटा, या मैं यूँ कहूँ कि मेरे अंदर जीने की इच्छा तब खत्म हो गई थी जब मुझे तेरी मौत की खबर मिली थी, क्योंकि स्वाति के मरने से तो मैं अंदर तक टूटा था, लेकिन
तुम्हारे स्वाति के जाने से मैं अंदर तक टूटा था, लेकिन तुम्हारी मौत की खबर से तो मैं पूरा ही ऐसा मानो कि मैं एक जिंदा लाश बन गया था। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये बात स्वाति से मत कहना, वरना वो फिर से अपने पुराने राग गाने लगेगी। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अब जोर जोर से हंसने लगते हैं और अब वो धनंजय पीरामल को एकदम गले से लगा कर कहते हैं, मैंने तुझे सच में बहुत ही मिस किया है मेरे दोस्त। अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मैं तो ये भी नहीं कह सकता हूँ यार कि मैंने भी तुझे बहुत ही मिस किया। मुझे तो खुद का भी पता नहीं था इतने सालों से मैं क्या था क्या नहीं था। यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय अब एक दूसरे से ही बातें कर रहे थे कि तभी करण गुलेरिया अब धनंजय से कहते हैं, यार वो आयशा को मजबूर कर दिया गया था हंसराज से शादी करने के लिए। तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें बताया था कि आयशा ने खुद मुझे फ़ोन कर कर कहा था कि वो इस शादी से भागना चाहती है और मैं उसका इंतज़ार भी वहीं पर उसको भगाने के लिए कर रहा था। करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ था करण, और किसने आयशा को मजबूर किया था ये शादी करने के लिए, और वो भी कैसे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी आयशा की जो मुझे पता नहीं है। अब धनंजय का ये सवाल सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, उसकी माँ वो मजबूरी थी धनंजय। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम गलत कह रहे हो। मैंने खुद पेरिस के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को वहाँ पर भेजा था। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, मेरी बात को पहले पूरा तो सुनो। आयशा को किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पापा मिस्टर देवराज मारवा ने मजबूर किया था। करण की ये बात सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मैं माँ की बातें कड़वी जरूर होती हैं क्योंकि माँ की जुबान कड़वी है, लेकिन उनका दिल साफ था। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं कि तुम्हें शौक नहीं लगा इस बात पर। अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरे पापा क्या कर सकते हैं, मुझे इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। अगर उन्होंने आयशा को मजबूर भी किया होगा तो इसके पीछे उनका ज़रूर कोई ना कोई मोटिव होगा, क्योंकि मैं अपने पापा की नग से वाकिफ़ हूँ। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, इसका मतलब ये है कि जिनकी वजह से स्वाति मुझसे और आयशा तुमसे इतने सालों से दूर रही, उनका सच तो हम फिर जानते ही हैं, तो फिर इस दूरी की वजह क्या है। अब उसकी इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पता नहीं यार फिर क्या वजह है, क्या तुम पूरा सच जानते हो? जी तुम पूरा सच जानते भी हो या नहीं? धनंजय की इस बात को सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अनिका और रोहित को उनका सच बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सालों पहले अपने पापा को देखकर जो शौक मुझे लगा था, कहीं अचानक से उन्हें देखकर उन दोनों को भी शौक न लगे। वो दोनों को भी एक गलती मैं पहले भी ऐसी कर चुका हूँ। मैं अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। मैं फिर से वो गलती नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों को सब कुछ सच सच बता दूँगा। अगर मैंने दमयंती का सच पहले ही अनिका और रोहित को बता दिया होता ना, तो शायद हमारे बच्चों को उस मुश्किल घड़ी को फेस ही नहीं करना पड़ता, जिस मुश्किल घड़ी को उन्हें दमयंती देवी की वजह से फेस करना पड़ा था। क्योंकि दमयंती के बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता ही था। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, कोई बात नहीं करण, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है। अब किसने सोचा था कि जो दमयंती और सौम्या किंग के डर से अपने गांव में जाकर छुप गई थी, उनके अंदर अचानक से इतनी ताकत आ जाएगी कि उनके अंदर का डर ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें याद है कि किंग के नाम से वो दोनों कितनी ही डरती थी, और अब देखो वो कैसी प्लॉटिंग करती हैं। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अब हमें डर कर नहीं रहना चाहिए। हमें तुम्हारे पापा का सच उनको बताना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए।
पता नहीं क्यों मुझे कुछ सही फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अनिका और रोहित दोनों के साथ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ही सही कह रहे हो, क्योंकि अगर अब हम उनके अपने दुश्मनों के बारे में जानते ही हैं तो अब हमें अपने बच्चों को उनके बारे में अच्छी तरह से बताना चाहिए, इससे पहले कि हमारे बच्चों के ऊपर कोई और मुसीबत आए। हमें अपने बच्चों को तुम्हारे और मेरे दोनों के ही पापा से के बारे में आगाह करना होगा, और बस एक बार ये विलेज मिशन खत्म हो जाए उसके बाद हम दोनों अपना अधूरा काम पूरा करेंगे। तुम्हें याद है ना कि हमें सर जी को ढूंढना है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, कौन सर जी? किस सर जी की बात कर रहे हो तुम? करण की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल अब अपने एक हाथ को फिर से अपने सिर पर मारते हैं और अब वो मारते हुए कहते हैं, मैं स्वाति से मिलने जा रहा हूँ। अब वो ही कुछ कर सकती है, और हाँ, वो तेरे साथ रहेगी या नहीं वो उसका अपना डिसीजन होगा, क्योंकि हम स्वाति को दुनिया के सामने या फिर हमारे दुश्मनों के सामने लेकर नहीं आ सकते हैं। उसकी जान को खतरा होगा अगर हम उसे दुनिया के सामने लेकर आए। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हम सोचते हैं कुछ। यहाँ पर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि किसी ने उनके रूम के दरवाजे को अब नॉक किया है। जैसे उनके दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ उनके कानों में आई तो इसलिए अब उस आवाज़ को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम बैठो, मैं देखता हूँ कौन है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने रूम के दरवाजे को खोलने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इधर धनंजय जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे को खोलते हैं तो सामने यहाँ पर बड़ी रानी खड़ी थी। उन्हें ऐसे दरवाजे पर देखकर धनंजय पीरामल कहते हैं, रेवती तुम, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? अब धनंजय की इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है, हाँ भाई, वो आपका जो पुराना काम करने वाला रूम है ना, उसमें से कुछ अलार्म बज रहा है। वो आर्यन और लतिका उसी तरफ ही गए हैं ना, तो उन्होंने ही हमें बताया है, वहाँ पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। रेवती की इस बात को सुनकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या अभी भी राजमहल में हमारे पुराने गुप्तचर हैं क्या, जो हमें दुश्मनों की खबर देते थे? इस बात पर अब बड़ी रानी कहती है कि नहीं भैया, ऐसा तो कोई भी नहीं है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि तो फिर कौन हो सकता है? फिर आवाज़ कैसी आ रही है? एनीवे तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है, भैया इस बार ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे कि आपको कोई भी नुकसान हो। रेवती की इस बात पर अब धनंजय पीरामल बड़ी रानी के सिर पर अपना हाथ रख कर कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जाकर तुम एंटिटी के नई ब्रांच ओपनिंग की तैयारी करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी कहती है कि भैया आप अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए ही बड़ी रानी अब वहाँ से जाने लगती है। तो यही धनंजय पीरामल अब अपनी ही सोच में थे कि आखिर कौन हो सकता है जिसने मेरी इतनी पुरानी टेक्निक पता कर ली है। फिर ये सब क्या हो रहा है।